नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के लिए रिवीजन के रूप में एक अति महत्वपूर्ण बुक है। दोस्तों, इसका चैप्टर नंबर 15 पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत पार्ट 3 आज हम यूट्यूब पर लाए हैं। और प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और अपने पढ़ाई को दोस्तों अपने पढ़ाई को उच्च स्तर पर पहुंचाइए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं आप सभी लोगों को अनुरोध करता हूं कि यूट्यूब के सेटिंग में जाके 1.5x से 2.0x के बीच में अपने वॉइस को इंक्रीज़ कर लीजिए, मेरे वॉइस को, ताकि आप लोगों को वीडियो आपके अनुसार स्पीड में मिल सके। ओके दोस्तों, क्योंकि स्लो पढ़ने का कारण आप लोगों को पता ही है कि गलतियां कम किया जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ जल्दी से फटाक से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करके वो जो घंटी वाली बटन है ना उसको दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को जल्द ही मिल सके। ठीक है, और दोस्तों शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। अपना भला करिए दोस्तों, और भी लोग हैं उनका भी भला देखिए, कर भला तो हो भला दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 3 पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत। ठीक है, सबसे पहला वंश दोस्तों वाकाटक वंश है। वाकाटकों ने 3री से 6ठी शताब्दी के मध्य दक्षिणा पथ पर शासन किया। इनका मूल निवास स्थान बरार था तथा ये विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। अजंता गुहा लेख से इस वंश की राजनैतिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। वाकाटक पहले सातवाहनों के अधीन थे। वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। आगे देखते हैं, आगे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए आगे। वाकाटक शासकों में केवल प्रवरसेन प्रथम 275 ईस्वी से 335 ईस्वी ने ही सम्राट की उपाधि धारण की। प्रवरसेन प्रथम ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की। प्रवरसेन प्रथम को वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। प्रवरसेन प्रथम ने भारशिव नाग वंश के प्रसिद्ध राजा भवनाग की पुत्री के साथ अपने पुत्र गौतमी पुत्र का विवाह किया। ठीक है, आगे। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ 7 सोम यज्ञ एवं 1 वाजपेय यज्ञ भी किया। उसे प्रवीर भी कहा जाता है। प्रवरसेन की मृत्यु के पश्चात वाकाटक वंश 2 भागों में बट गया, मुख्य वाकाटक एवं बासीम यानी वत्सगुल्म शाखा के। ठीक है, आगे। मुख्य वाकाटक शाखा का प्रथम शासक रुद्रसेन प्रथम था। रुद्रसेन प्रथम 335 ईस्वी से 360 ईस्वी ने अपने वंश के वैष्णव धर्म को छोड़कर शैव धर्म को स्वीकार कर लिया। इसे वाकाटक लेखों में महाभैरव का उपासक कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वीसेन प्रथम 360 ईस्वी से 385 ईस्वी को धर्म विजयी कहा गया है तथा इसकी तुलना युधिष्ठिर से की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्र प्रभावती गुप्त का विवाह पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से किया। इस विवाह से गुप्त वाकाटक गठबंधन ने पश्चिमी भारत में शकों की शक्ति का उन्मूलन किया। प्रभावती गुप्त ने अपने पुत्र दामोदर सेन के लिए संरक्षिका का कार्य किया। बाद में दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। आगे। कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी की राजसभा में निवास किया। प्रवरसेन द्वितीय को परम महेश्वर कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये डॉग लोग आज भी परेशान कर रहे हैं, क्षमा करिएगा।
आगे है दोस्तों, वाकाटकों के समय संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास हुआ। वाकाटकों के समय संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास हुआ। कालिदास ने वाकाटक दरबार में वैदर्भी शैली में मेघदूत की रचना की। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की प्राकृत भाषा में रचना की और कालिदास ने इसे संशोधित किया था। सेतुबंध को रावण वहो भी कहा जाता है। प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी को नंदीवर्धन से प्रवरपुर स्थानांतरित कर दिया। सर्वसेन ने हरविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, प्रवरसेन द्वितीय ने कदंब नरेश काकुस्थ वर्मन की पुत्री अजित भट्टारिका के साथ अपने पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह किया। पृथ्वीसेन द्वितीय 460 ईस्वी से 480 ईस्वी। चलिए ये देखते हैं। पृथ्वीसेन द्वितीय को बालाघाट अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। अजंता की 16वीं तथा 17वीं गुफाओं का निर्माण पृथ्वीसेन द्वितीय के समय हुआ। वाकाटकों के सिक्कों पर गंगा की आकृति का अंकन है, यही उनका राज चिन्ह भी था। वत्सगुल्म की शाखा में सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय एवं हरिसेन शासक हुए। हरिसेन वत्सगुल्म की शाखा का अंतिम शासक था। आगे देखते हैं। नंबर 2 पहला वाकाटक था। ठीक है, नंबर 2 है दोस्तों कांची के पल्लव। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, पल्लव शासक अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानते हैं। ठीक है, ब्रह्मा से मानते हैं तथा स्वयं को अश्वत्थामा का वंशज बताते हैं। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु नामक व्यक्ति ने की। इसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। इसके दरबार में महाकवि भारवी रहते थे, जिन्होंने संस्कृत में किरातार्जुनीयम की रचना की है। पल्लव शासक वंश का प्रतीक चिन्ह सिंह था। ठीक है, आगे प्रारंभिक पल्लव शासकों में चौथा शासक विष्णुगुप्त था, जो प्रथम पल्लव शासक था, जिसका उल्लेख जो है संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में मिलता है। विष्णुगुप्त प्राचीन पल्लव शासक था, जिसका उल्लेख जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। पल्लवों के प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत में हैं, यद्यपि उनके अधिकतर अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में हैं। पल्लवों को तोंडई भी कहा गया है। पल्लवों को संगम साहित्य में तोडियर कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। पल्लवों ने संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पल्लव अभिलेखों में मंडपिका शब्द का प्रयोग हुआ है। मंडपिका चुंगी घर था। मंडपिका स्थानीय व्यापार विनिमय केंद्र भी थे। ठीक है, आगे मंडवस चुंगी अधिकारी था। महाबलीपुरम एवं नागपट्टनम पल्लवों के नौसेना के केंद्र थे। पल्लव प्रशासन में रतिक जिले का अधिकारी था। पल्लव अभिलेखों में कुल 18 करों का उल्लेख है। आगे दोस्तों देखेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में देख लेते हैं। 600 से 630 ईस्वी तक था। महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु का पुत्र व उत्तराधिकारी था। इसने मतविलास प्रहसन नामक हास्य
की रचना की। मत्स्य विलास प्रहसन नामक हास्य की रचना की, जिसमें कापालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य उनके संगीत गुरु थे। महेंद्र वर्मन ने एक संगीत ग्रंथ की भी रचना की। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कुडमीमालय है। ठीक है, आगे देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम शैव संत अपार के प्रभाव में शैव हो गया था। वह पहले जैन था। महेंद्र वर्मन प्रथम वातापी के चालुक्य राज पुलकेशिन द्वितीय से परास्त हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास, विचित्र चित्त, गुणभर, चेतकारी आदि उपाधियां धारण की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने एक अन्य प्रहसन भगवदज्जुक भी लिखा। तिरुज्ञान सबंदर शैव संत महेंद्र वर्मन प्रथम के समय था। आगे दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम देखते हैं। 630 ईस्वी से 668 ईस्वी। नरसिंह वर्मन प्रथम अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने 642 ईस्वी में बादामी पर अधिकार कर पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर युद्ध में मार डाला तथा वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इस विजय का उल्लेख बादामी में मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे पाषाण पर उत्कीर्ण है। आगे नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के मानवर्मन को राजगद्दी प्राप्त करने में सहायता के लिए सेना भेजी। कास्कुडी ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में 81 रथ मंदिरों का निर्माण किया तथा महामल्ल की उपाधि धारण की। महामल्लपुर नगर की स्थापना भी इसने की है। उसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग 641 ईस्वी में कांची गया। आगे शैव आचार्य सुंदर मूर्ति भी पल्लव काल में थे। न्याय भाष्य का लेखक वात्स्यायन भी पल्लवों की राजधानी कांची का विद्वान था। कांची का विश्वविद्यालय शिक्षा का महान केंद्र था। कदंब वंशीय राजकुमार मयूर शर्मन शिक्षा ग्रहण करने कांची आया था। कदंब वंश के शासक मयूर शर्मन ने पल्लवों की राजधानी कांची में शिक्षा प्राप्त की तथा वहां अपमानित होने पर बनवासी में कदंब राजवंश की स्थापना की। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। इसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 ईस्वी से 670 ईस्वी तक था। वह परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी तक शासक बना। ठीक है, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विद्याविनीत की उपाधि धारण की। चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम ने इसको परास्त किया है। आगे देखते हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह 700 से 728 ईस्वी तक था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर व महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध लेखक दंडीन रहते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा तथा काव्यादर्श की रचना की है। आगे दंडी को वाल्मीकि तथा व्यास की कोटि
का तीसरा कवि माना जाता है। 10 कुमार चरित में पाटलिपुत्र के राजा राजहंस तथा उसके मंत्रियों के 10 पुत्रों के जीवन की साहसिक घटनाओं का विवरण है। आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों, उसने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा। वह चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में घटिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। उसे घटिकाओं का पुनर्स्थापक कहा जाता है। आगे, उसने राज सिंह, शंकर भक्त का आगम प्रिय जैसी उपाधियां ग्रहण की है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह शैली के मंदिरों का निर्माण कराया। आगे देखते हैं। परवर्ती पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय 728 से 731 ईस्वी को बृहस्पति तथा मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला तथा कली को दंडित करने वाला कहा गया है। किसे? परमेश्वर वर्मन द्वितीय को। ठीक है, आगे देखते हैं। नंदी वर्मन द्वितीय जो कि पल्लव मल था, उसे 731 से दोस्तों 800 ईस्वी तक था ये, जो पल्लवों की समानांतर शाखा का राजकुमार था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। इसने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया। वह वैष्णव मतानुयायी था। आगे, नंदीवर्मन द्वितीय ने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग की पुत्री रेवा से विवाह किया। प्रसिद्ध आलवार संत तिरुमंगई उसका समकालीन था, जिनके रचित गीत बैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर अंकित है। पल्लव अभिलेख कसाकुडी का प्रकाशन भी नंदीवर्मन के समय हुआ था। इसके बाद दंतीवर्मन 800 से 846 ईस्वी तक शासक बना। दंतीवर्मन को वेल्लूर पाल्यम अभिलेख में विष्णु का अवतार कहा गया है। आगे, नंदीवर्मन तृतीय 846 से 869 ईस्वी में शैव मतानुयायी था। तेल्लारेरिंद की उपाधि नंदीवर्मन तृतीय ने धारण की। तमिल के प्रसिद्ध ग्रंथ भारत वेड़वा के रचयिता पेरुंदेवनार उसकी राजसभा में रहते थे। नंदीवर्मन तृतीय ने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की कन्या शंखा से विवाह किया था। आगे है दोस्तों, पेरुंदेवनार ने नंदीवर्मन तृतीय की राजसभा में नंदी कलंबकम काव्य लिखा, जिसमें नंदीवर्मन की उपाधियों का वर्णन है। इसके बाद नृपतुंग वर्मन 869 से 880 ईस्वी तक शासक बना। अपराजित 881 से 903 ईस्वी में पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। बौद्ध विद्वान डिगनाग भी 4वीं शताब्दी में शिक्षा ग्रहण करने कांची आया था। आगे, पल्लव शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। पल्लव काल में नयनार शैव तथा अलवार वैष्णव संतों ने भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया। पल्लव कला तथा स्थापत्य। पल्लव काल कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। पल्लव कला ही द्रविड़ कला शैली का आधार बनी। इसे प्रारंभ करने का श्रेय जो है महेंद्र वर्मन प्रथम को है। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम को है। चलिए आगे है दोस्तों। दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग थे। पहला दोस्तों मंडप, दूसरा रथ,
और तीसरा विशाल मंदिर। मतलब इस टाइप के दोस्तों मंदिर जो है उस समय दक्षिण भारत में बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पल्लव वास्तुकला को पर्सी ब्राउन ने 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 देखते हैं दोस्तों, महेंद्र वर्मन शैली 610 से 640 ईस्वी के लगभग। इसमें कठोर पाषाणों को काट कर गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया, जिन्हें मंडप कहा जाता है। ये मंडप साधारण स्तंभ युक्त बरामदे हैं जिनकी पिछली दीवारों पर एक या अधिक कक्ष बनाए गए हैं। महेंद्र शैली के मंडपों में मंडग मंडग पट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, पल्लवरम का पंच पांडव मंडप, महेंद्र बाणी का महेंद्र विष्णु ग्रह मंडप, भैरवकोंडा का मंडप आदि प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर दोस्तों हमारा है मामल शैली 640 से 680 ईस्वी। इस शैली का विकास जो है नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, पहला मंडप, दूसरा रथ या एकास्मक मंदिर। मामल शैली के एकास्मक मंदिर में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है तथा धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। इस रथ पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। महाबलीपुरम के ये रथ मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन रथ मंदिरों को सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। ये 8 रथ मंदिर जो है निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों आइए इन 8 मंदिरों को देख लेते हैं। पहला द्रौपदी रथ, दूसरा नकुल सहदेव रथ, तीसरा अर्जुन रथ, चौथा भीम रथ, पांचवा धर्मराज रथ, छठवां गणेश रथ, सातवां पिडारी रथ, आठवां वलयंकट थैट रथ। ठीक है, टैथ रथ, वलयंकट टैथ रथ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये रथ मंदिर संभवतः शिव मंदिर थे। ठीक है, शिव की दक्षिणामूर्ति स्वरूप में उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। नकुल सहदेव रथ का विशाल गज मूर्ति उत्कीर्ण है। अर्जुन रथ में वृषभ पर विराजमान शिव एवं नंदी की मूर्ति उत्कीर्ण है। पिंडारी रथ का नाम, क्षमा करिएगा दोस्तों, पिडारी रथ का नाम पिडारी देवी पर तथा वलैंकथैट रथ का नाम जो है दोस्तों इस नाम के ही एक पोखर यानी तालाब पर पड़ा है। वलैंकथैट रथ। ठीक है, रथ वलैंकथैट रथ याद रखिएगा। थोड़ा टफ है तो क्या हुआ, अच्छा है, 2-4 बार पढ़ेंगे दोस्तों क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में स्वतंत्र रूप से खड़े शिलाखंडों पर भागीरथ की तपस्या, अर्जुन की तपस्या, गंगावतरण का दृश्य, महिषासुर वध करती दुर्गा की मूर्ति उत्कीर्ण है। नंबर 3 दोस्तों राज सिंह शैली 680 ईस्वी से 800 ईस्वी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। राज सिंह शैली, इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर ईंट, पाषाण आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मामल्लपुरम का तटीय शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। यह शोर मंदिर उच्च शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। शोर मंदिर शिव मंदिर था। आगे कांची के कैलाशनाथ मंदिर, राजसिंहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है।
आइए देखते हैं कांची के कैलाश नाथ मंदिर व बैकुंठ पेरुमल मंदिर राज सिंह शैली के ही हैं। ठीक है, आगे आगे है कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल से शुरू हुआ एवं परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय इसकी रचना पूर्ण हुई। कैलाशनाथ मंदिर का विमान तटीय मंदिर की तुलना में अधिक विकसित हुआ है। आगे कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने प्रारंभ कराया एवं नंदी वर्मन द्वितीय ने पूर्ण कराया था। आगे ईश्वर मंदिर तथा मुकुंदपुर मंदिर भी राजसिंह शैली के हैं। अर्काट का पनमलाई मंदिर भी राज सिंह शैली में है। ठीक है, आगे नंबर 4 नंदी वर्मन या अपरिचित शैली 800 से 900 ईस्वी। इस शैली के मंदिर अपेक्षाकृत छोटे हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा मतंगेश्वर मंदिर, गुडिमल का परशुरामेश्वरम मंदिर तथा ओरागड़म का वाड़ा मल्लीश्वर मंदिर इस शैली के कुछ प्रमुख मंदिर हैं। तिरुतैन का वीरटानेश्वर मंदिर भी नंदी वर्मन शैली का प्रमुख मंदिर माना जाता है। नंबर 3 दोस्तों देखते हैं चालुक्य। ठीक है, चालुक्यों की 3 प्रमुख शाखाएं थीं दोस्तों। पहला बादामी यानी वातापी के पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य 550 से 750 ईस्वी। राष्ट्रकूटों के उदय से इनका अंत हुआ। क्षमा करिएगा, राष्ट्रकूटों के उदय से इनका अंत हुआ चालुक्यों का। आगे नंबर 2 दोस्तों कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य जो है 950 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक थे। आगे राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात इनका उदय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 3 वेंगी के पूर्वी चालुक्य 600 से 1200 ईस्वी तक थे। वेंगी के पूर्वी चालुक्य। आगे देखते हैं इसमें पॉइंट है बादामी या वातापी के चालुक्य। इस वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम 535 से 566 ईस्वी थे। वातापी या बादामी इनकी राजधानी थी। इन्होंने 6ठी शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर शासन किया है। ठीक है, आगे पुलकेशिन प्रथम ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। पुलकेशिन प्रथम ने श्री वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की तथा वातापी में दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम की तुलना विष्णु से की गई है। इसके उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसके ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखित। इसके ऐहोल अभिलेख से चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी भाषा संस्कृत व लिपि जो है दक्षिणी ब्राह्मी है। ठीक है, आगे ऐहोल अभिलेख में रवि कीर्ति ने अपने आप को कालिदास एवं भारवी के समान कवि बताया है। पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर गद्दी पर बैठा। ऐहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन ने नर्मदा यानी रेवा के तट पर हर्ष को पराजित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों
पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में महाभारत युद्ध की घटना से काल गणना का उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय ने अश्वमेध एवं वाजपेय यज्ञ किया। उसने परमेश्वर एवं सत्याश्रय की उपाधि धारण की। आगे, पुलकेशिन द्वितीय ने कदंबों की राजधानी वनवासी पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया। गंग शासक दुर्विनीत को पराजित किया। दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन द्वितीय से कर अधीनता स्वीकार कर ली। आगे, अजंता की प्रथम गुफा के भित्ति चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को ईरानी राजदूत फारसी शाह परवेज खुसरो द्वितीय का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। पुलकेशिन द्वितीय ने भी एक दूत फारस के शाह के दरबार में भेजा था। आगे है, पुलकेशिन द्वितीय के समय पल्लव चालुक्य संघर्ष 630 ईस्वी में तब शुरू हुआ जब पुलकेशिन ने महेंद्र वर्मन प्रथम के समय पल्लवों के उत्तरी प्रदेश पर आक्रमण कर छीन लिया तथा अपने अनुज विष्णुवर्धन को सौंप दिया। यह शाखा वेगी के चालुक्य कहलाई, जिन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी पर आक्रमण कर मार डाला तथा नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। आगे, पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परियल, मणिमंगल एवं सूरमाल के युद्ध में परास्त किया। पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात विक्रमादित्य प्रथम 655 से 680 ईस्वी में शासक बना। इसने पल्लव नरसिंह वर्मन प्रथम को परास्त कर वातापी पर चालुक्यों का पुनः अधिकार स्थापित किया। इसने चोल, चेर एवं पांड्यों को हराया, जिससे इन्हें 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया। विनयादित्य ने 680 से 696 ईस्वी तक शासन किया है। विक्रमादित्य प्रथम ने भाई जय सिंह वर्मन को लाट प्रदेश का गवर्नर बनाया, जिससे चालुक्यों की लाट यानी गुजरात शाखा स्थापित हुई। चालुक्य नरेश विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी ने समस्त भुवनाश्रय की उपाधि धारण की। उसने पटडकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसने जैन आचार्यों को भी ग्राम दान में दिए। विक्रमादित्य ने भी जैन आचार्यों को ग्राम दान में दिए थे। आगे दोस्तों, आगे है, 1 मिनट। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 746 ईस्वी ने पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित कर कांची कोंड की उपाधि धारण की। कांची के राजसिंहेश्वर मंदिर में इस चालुक्य विजय का लेख अंकित है। आगे, पटडकल का विरूपाक्ष मंदिर सबसे सुंदर तथा आकर्षक है। ये मंदिर विक्रमादित्य द्वितीय की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर विक्रमादित्य द्वितीय की 3 विजयों की स्मृति में 740 ईस्वी के आसपास बनाया। कीर्तिवर्मन द्वितीय 746 से 752 ईस्वी अंतिम चालुक्य शासक था। यह राष्ट्रकूटों से युद्ध करता हुआ मारा गया। इसके बाद राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों का स्थान ले लिया। आगे देखते हैं, नंबर 2 इसका कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य। ठीक है, इनको पढ़ते हैं, कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य को। वातापी के चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने लिया।
तथा राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ। कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय 973 से 997 ईस्वी तक था। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय को गद्दी से हटाकर अपने को कल्याणी का स्वतंत्र राजा घोषित किया। तैलप द्वितीय ने मुंज परमार को मार डाला। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि से इसकी जानकारी मिलती है। आगे तैलप द्वितीय के बाद सत्याश्रय 991 से 1008 ईस्वी तक शासक बना। इसे सत्तिग या सत्यम भी कहते हैं। सत्याश्रय ने आहवमल और अकलंक चरित की उपाधियां धारण की। सत्याश्रय ने राजराज चोल 985 से 1014 ईस्वी को पराजित किया। जयसिंह द्वितीय 1015 से 1042 ने कल्याणी नगर बसाया। सोमेश्वर प्रथम 1043 से 1068 ईस्वी ने राजधानी मान्यखेट से कल्याणी स्थानांतरित कर दी। आगे सोमेश्वर प्रथम चोल राजा राजराज द्वितीय से पराजित हुआ, लेकिन राजा भोज परमार को धारण कर आक्रमण कर परास्त किया है। सोमेश्वर प्रथम ने त्रैलोक्य मल की उपाधि धारण की। सोमेश्वर प्रथम की रानी चंदन कन्वे वनवासी की गवर्नर थीं। आगे सोमेश्वर प्रथम कोप्पम 1052 ईस्वी तथा कुडल संगम 1062 ईस्वी के युद्ध में चोलों से परास्त हुआ तथा पराजित होने पर तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया। आगे सोमेश्वर प्रथम 1043 से 1068 ईस्वी तक के बाद उत्तराधिकार युद्ध के कारण कुछ समय के लिए चालुक्य वंश विभाजित हो गया। पश्चिमी चालुक्यों के उत्तरी भाग पर सोमेश्वर द्वितीय का शासन रहा तथा दक्षिणी भाग पर विक्रमादित्य षष्ठ का शासन स्थापित हुआ। अंततः विक्रमादित्य षष्ठ वाली शाखा ने ही चालुक्य वंश को आगे बढ़ाया। आगे विक्रमादित्य षष्ठम 1076 से 1126 ईस्वी कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। इसने अपने बड़े भाई सोमेश्वर द्वितीय 1068 से 76 ईस्वी का तख्त पलटकर कल्याणी पर शासन किया। विक्रमादित्य षष्ठम ने त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण की। आगे है विक्रमादित्य षष्ठम ने कौथिम लेख में लिखा है कि उनके 59 पूर्वज चालुक्य राजाओं ने अयोध्या पर शासन किया था। आगे उसकी राजसभा में विक्रमांक देव चरित्र के रचयिता बिल्हड़ तथा मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर रहते थे। कश्मीर निवासी बिल्हड़ इनके राजकवि थे। चोर पंचासिका भी बिल्हड़ की कृति है। 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय विक्रमादित्य षष्ठम ने चालुक्य विक्रम संवत चलाया। विक्रमादित्य षष्ठम ने लंका नरेश विजय बाहु से कूटनीतिक संबंध स्थापित कर 1083 ईस्वी में उसकी सभा में एक दूत मंडल भेजा। इसने विक्रमपुर नामक नगर की भी स्थापना की। आगे विक्रमादित्य षष्ठम ने नर्मदा नदी तट पर तुला पुरुष दान यज्ञ किया था। ठीक है, विक्रमादित्य षष्ठम यहीं पे थे ना। विक्रमादित्य षष्ठम ने नर्मदा नदी तट पर तुला पुरुष प्रदान क्षमा करिएगा दोस्तों, तुला पुरुष दान यज्ञ किया। ये हम लोग पॉइंट पढ़ चुके थे। ठीक है, हालांकि वीडियो मुझे स्टॉप करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि बाहर जो है एटमॉस्फेयर थोड़ा ठीक नहीं था, शोर बहुत हो रहा था, इसलिए वहीं पर वीडियो मैंने पॉज कर दिया ताकि आप लोगों को जो है बाहरी साउंड
वीडियो में आए नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक लास्ट लाइन पढ़े थे और आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारी रुकावट के लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं। विक्रमादित्य षष्ठ के पुत्र सोमेश्वर तृतीय 1126 से 1138 ईस्वी ने मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इसमें सोने के खनन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मानसोल्लास को अभिलाषितार्थ चिंतामणि भी कहा जाता है। सोमेश्वर तृतीय ने अपने पिता के जीवन पर विक्रमांक अभ्युदय नामक पुस्तक भी लिखी। आगे देखते हैं। सोमेश्वर प्रथम की अन्य उपाधियां थीं। पहला दोस्तों सर्वज्ञ चक्रवर्ती, दूसरा भूलोक मल्ल और तीसरा त्रिभुवन मल्ल। आगे सोमेश्वर तृतीय को विद्वता के कारण सर्वज्ञ भूप कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था, ठीक है। आगे है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 3, वेगी के चालुक्य को पढ़ेंगे, ठीक। आंध्र प्रदेश के कृष्ण गोदावरी नदी के बीच वेंगी राज्य स्थित था। इसका संस्थापक विष्णुवर्धन था, ठीक है। आगे वेगी के चालुक्य शासक दानावर्ण की हत्या कुर्नूल के राजा जटाचूर्ण भीम ने कर दी। तब दानावर्ण के पुत्र शक्तिवर्मन एवं विमलादित्य चोल राजराज प्रथम की शरण में पहुँचे। आगे राजराज प्रथम ने शक्तिवर्मन को वेगी का शासक बनाया एवं विमलादित्य के साथ अपनी पुत्री कुंदवे का विवाह किया। शक्तिवर्मन के पश्चात विमलादित्य 1011 से 1018 ईस्वी का पुत्र राजराज द्वितीय शासक बना, जिसका विवाह चोल राजेंद्र प्रथम की पुत्री अमंगा देवी से हुआ। अमंगा देवी वेगी के राजराज द्वितीय की ममेरी बहन की भी थी, ठीक है। आगे राजराज द्वितीय का पुत्र राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का शासक बना। क्षमा करिएगा दोस्तों, संस्थापक नहीं, शासक, ठीक है। हालांकि बगल में मोबाइल का साउंड आया था, उसको कम करने के चक्कर में रंग पड़ा गया। चलिए कोई नहीं, संस्थापक नहीं है दोस्तों, शासक है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, आगे और वेगी के चालुक्यों का चोल साम्राज्य में विलय हो गया, ठीक है। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं, अगर दिक्कत हुआ है तो एक बार और पढ़ते हैं दोस्तों। राजराज द्वितीय का पुत्र राजेंद्र द्वितीय कुलोतुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का शासक बना और वेगी के चालुक्यों का चोल साम्राज्य में विलय हो गया। आगे चालुक्य संस्कृति देखते हैं दोस्तों। चालुक्य शासकों ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम भागवत, सत्याश्रय, श्री पृथ्वी बल्लव जैसी विशाल उपाधियां ग्रहण की। चालुक्य लेखों में मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिला। इसके अभिलेखों में महासंधि विग्रहिक विषयपति, ग्रामकूट, महत्तराधिकारीन आदि केंद्रीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति भी मिलती है, जिन्हें संधि विग्रहिक कहा जाता था, ठीक है। संधि विग्रहिक कहा जाता था। जैसे दोस्तों देख लेते हैं, आइए। जैसे लाट संधि विग्रहिक। चालुक्यों का राजचिन्ह मयूर ध्वज था। चालुक्य लेखों में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा गया है। हिंसाग ने चालुक्य राज के लोगों को विद्या का व्यसनी बताया है। चालुक्य लेख संस्कृत भाषा में है।
पुलकेशिन द्वितीय के सामंत गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। पंडित उदयदेव ने जैनेन्द्र व्याकरण लिखी। सोमदेव सूरी ने यश तिलक चंपू तथा नीति वाक्यामृत नामक ग्रंथों की रचना की। चालुक्यों का कुल देवता विष्णु तथा उनका प्रतीक वराह था। ऐहोल अभिलेख का रचयिता रविकीर्ति जैन था। उसने ऐहोल में 634 ईस्वी में जिनेन्द्र के जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मेतुगी मंदिर कहा जाता है। आगे देखते हैं। चालुक्य मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण बादामी, ऐहोल तथा पट्टडकल पडक्कल से प्राप्त होते हैं। बादामी में 4 गुफा मंदिर है। बादामी में 4 गुफा मंदिर है। प्रथम शैव, द्वितीय एवं तृतीय मंदिर जो है दोस्तों वह वैष्णव का, और चतुर्थ गुफा जो है दोस्तों वह जैन धर्म से संबंधित है। आगे हरिहर की प्राचीनतम प्रतिमा गुफा संख्या 3 में मिलती है। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। यहाँ 70 मंदिर मिले हैं। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर मेगुती का जैन मंदिर, लाडखा का सूर्य मंदिर, दुर्गा का मंदिर आदि है। आगे दुर्गा मंदिर में दुर्गा की प्रतिष्ठा नहीं की गई है। वस्तुतः यह एक दुर्ग में स्थित है। पट्टडकल के 10 मंदिरों में नागर शैली के 4 मंदिर बने हैं, जिनमें पापनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। द्रविड़ शैली में बने विरूपाक्ष लोकेश्वर मंदिर, त्रैलोकेश्वर मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर तथा संगमेश्वर मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। विरूपाक्ष मंदिर का वास्तुकार गंड दक्षिण भारत का वास्तुविद था। चालुक्य काल में सर्वप्रथम विरूपाक्ष मंदिर में गोपुरम मिलता है। मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्यों का अंकन है। आलमपुर मंदिर समूह कर्नाटक में चालुक्यों द्वारा निर्मित 9 मंदिरों का समूह है, जो 9 ब्रह्मा देवालय कहे जाते हैं। वातापी के चालुक्यों का राज्याभिषेक महावीर सिंहासन पट्टडकल में होता था। आगे चालुक्य शासन काल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य द्वितीय की 2 पत्नियां लोक महादेवी और त्रैलोक्य महादेवी कलचुरी वंश की कन्याएं थीं, जिन्होंने चालुक्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर तथा त्रैलोक्य महादेवी ने त्रैलोकेश्वर मल्लिकार्जुन नाम से विशाल पाषाण मंदिर बनवाए। जयसिंह द्वितीय की बहन अक्का देवी कई प्रांतों की गवर्नर रह चुकी थीं। वातापी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ने भी प्रांत से शासन किया। भौमकर वंश देखते हैं दोस्तों। भौमकर वंश 9वीं शताब्दी ईस्वी में उड़ीसा में भौमकर वंश में कुल 18 शासकों ने शासन किया। इनमें से 1/3 महिलाएं थीं। इनमें दंडी महादेवी, गौरी महादेवी, पृथ्वी महादेवी, वकुला महादेवी, त्रिभुवन महादेवी और धर्म महादेवी कुछ प्रमुख
शासिकाएँ थीं। 2006 ईस्वी में दंडी महादेवी का पतलिंगा ताम्रपत्र मिला है। दंडी महादेवी का राज्याभिषेक 926 ईस्वी में हुआ। उड़ीसा के भौमकर वंश की राजधानी गुहदेव पारक या गुहेश्वर पाटक आधुनिक जाजपुर थी। आगे दोस्तों, उड़ीसा के सोमवंश का संस्थापक महाभवगुप्त जन्मेजय था। सोमवंश को उड़ीसा के निर्माता माना जाता है। ठीक है, आगे सोमवंश के राजा उघोत केसरी की माता कोलावती देवी ने 1058 ईस्वी में ब्रह्मोत्सव मंदिर भुवनेश्वर का निर्माण कराया। ठीक है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर का निर्माण करवाया। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, आगे हमारा राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश को हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में उनका मूल निवास स्थान लातूर माना गया है। अशोक के अभिलेखों में रठिकों का उल्लेख हुआ है। अमोघ वर्ष का संजन लेख गोविंद चतुर्थ का केम्बे एवं संगली लेख राष्ट्रकूट वंश की जानकारी के प्रमुख अभिलेखीय स्रोत है। आगे, राष्ट्रकूट वातापी के चालुक्यों के सामंत थे, किंतु दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर मान्यखेट यानी मालखेत में स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। इनकी प्रारंभिक राजधानी मयूरखंडी थी। आगे, अरबों के विरुद्ध चालुक्य नरेश की सहायता करने के कारण दंती दुर्ग को विक्रमादित्य द्वितीय ने पृथ्वी बल्लभ की उपाधि दी। दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर गुफा संख्या 15 का निर्माण करवाया था। दंती दुर्ग के पश्चात उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। उसने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। आगे, एलोरा के कैलाश मंदिर का मुख्य वास्तुकार कोंकण था। संपूर्ण मंदिर एक पथरीली पहाड़ी के पाषाण को काटकर निर्मित किया गया है। इसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य कहा जाता है। कृष्ण प्रथम को छत प्रजाबाद और कृत प्रजापाल कहा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा करके इधर कर लेते हैं, स्पष्ट दिखेगा। चलिए आगे, कृष्ण प्रथम की उपाधि शुभ तुंग थी। ध्रुव प्रथम 780 से 793 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने उत्तर भारत में प्रतिहारों व पालों पर आक्रमण कर त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लिया। इस अभियान की सफलता पर ध्रुव ने अपने राज चिन्ह पर गंगा व यमुना को प्रतीक के रूप में अंकित किया। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, ध्रुव के पुत्र गोविंद तृतीय 793 ईस्वी से 814 ईस्वी ने भी पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया एवं मालवा को जीता। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रतापी शासक सिद्ध हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये डॉग लोग आज भी परेशान कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा म्यूट कर। आगे, गोविंद तृतीय श्रीलंका के राजा व उसके मंत्री को बंदी बनाकर हालापुर ले आया तथा लंका के इष्ट देव की 2 प्रतिमाएं मान्यखेत लाकर शिव मंदिर के सामने विजय स्तंभों के रूप में प्रतिष्ठित कराई। आगे अमोघ वर्ष को देखते हैं दोस्तों, 814 ईस्वी से 878 ईस्वी।
अमोघ वर्ष का जन्म सैनिक छावनी में हुआ था, जिनसेन अमोघ वर्ष का गुरु था। ठीक है, अमोघ वर्ष का गुरु कौन था? जिनसेन। ठीक है, और उसी के प्रभाव में आकर जैन व अनुयायी बन गया। ठीक है, जैन का वो मतलब धर्म स्वीकार कर लेता है। आगे महावीराचार्य उसे स्यादवाद का अनुयायी बताता है। ठीक है, स्यादवाद जैन धर्म का प्रमुख सोच लीजिए वाक्य है, एक तरीके से स्यादवाद जैन धर्म का ही संबंधित है। ठीक है, आया भी है बहुत जगह क्वेश्चन दोस्तों कि स्यादवाद जो है वो किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या एक्सेट्रा, उपरोक्त तीनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जान लीजिएगा। आगे गोविंद तृतीय के पुत्र अमोघ वर्ष प्रथम ने साहित्य व धर्म में अधिक रुचि ली तथा कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा के प्रथम के काव्य की रचना की। यह ग्रंथ दंडिन के काव्य दर्श पर आधारित है। आगे दोस्तों, अमोघ वर्ष की राजसभा में आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य तथा अमोघ वृत्ति के लेखक शकटायन रहते थे। अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था। संजन लेख में उसे शाहशांग चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे है, अमोघ वर्ष ने प्रजा को महामारी से बचाने के लिए अपनी बाएं हाथ की अंगुली काटकर लक्ष्मी देवी को भेंट कर दी थी। आगे, अमोघ वर्ष ने मान्यखेत में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष के राज्य को बल्हर कहते हुए इसे संसार के 4 बड़े राजवंशों में एक बताया। अमोघ वर्ष प्रथम की पुत्री चंद्रोबल्बे या चंद्रबल्भी ने कुछ समय तक रायचूर दोआब का प्रशासन संभाला। अमोघ वर्ष प्रथम की उपाधि नृपतुंग एवं वीरानारायण थी। आगे देखते हैं दोस्तों। इंद्र तृतीय 915 ईस्वी से 927 ईस्वी ने प्रतिहार शासक महिपाल को परास्त कर कन्नौज को लूटा। इसके समय के अरब यात्री अल मसूदी ने राष्ट्रकूट शासक बलहर यानी इंद्र तृतीय को भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा बताया है। आगे, कृष्ण तृतीय 939 से 965 ईस्वी ने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की तथा चोल नरेश परांतक प्रथम को 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में पराजित किया। किस युद्ध में? तक्कोलम के युद्ध में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, कृष्ण तृतीय ने कांची व तंजौर को जीतने के बाद कांचीयुम तंजेयम कोंड की उपाधि धारण की तथा तक्कोलम के युद्ध के बाद, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा साउंड आ रहा था, कोई नहीं। तक्कोलम के युद्ध के बाद उसकी सेनाएं रामेश्वरम तक पहुंच गई एवं रामेश्वरम में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। आगे दोस्तों, कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम के कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंडादित्य मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, आगे, उसके दरबार में कन्नड़ का कवि पोन्न निवास करता था जिसने शांति पुराण की रचना की। आगे, कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद
खोटिंग शासक बना, तब उसके सामंत मालवा के परमार स्वतंत्र हो गए। परमार राजा सियक ने मान्यखेट में लूटपाट की। 974 ईस्वी से 975 ईस्वी में चालुक्य सामंत तैलप द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को परास्त कर राष्ट्रकूट सत्ता का अंत कर दिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। साहित्य एवं संस्कृति देखते हैं दोस्तों। श्री विजय और नरसिंह नामक राष्ट्रकूट सेनापति जैन थे। जैन आचार्य जिनसेन ने हरिवंश तथा पार्श्वाभ्युदय नामक ग्रंथ लिखे। आदि पुराण नामक ग्रंथ की रचना भी जिनसेन ने शुरू की, किंतु इसे पूर्ण इनके शिष्य गुणचंद्र ने किया। इंद्र तृतीय के समय त्रिविक्रम नामक विद्वान ने नल चंपू लिखा। कृष्ण तृतीय के शासनकाल में हलायुद्ध ने कवि रहस्य लिखा तथा कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा ने आदि पुराण की रचना की। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा और आप लोग अपने YouTube के सेटिंग में जाके 480 कर लीजिएगा। ठीक है, रीज़न ये है दोस्तों कि बुक की जो प्रिंटिंग है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ठीक है, क्योंकि PDF में तो भाई वो डिजिटल की तरह खींच लेता है, जैसा बुक होता है उसी तरह। बट क्या करें दोस्तों, छोटा करने पे आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करने पे दिक्कत होता है। ठीक, चलिए कोई नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। पंपा आदि पुराण की रचना की। हालांकि आप लोग सुनेंगे और वीडियो को देखेंगे भी तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सुनाई नहीं देगा या दिखाई नहीं देगा दोस्तों, उतना तो देख लेगा, बाकी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और हमारे मेहनत को थोड़ा सा आप लोग लाइक का बटन दबा के सहयोग करिएगा, ताकि हमें भी लगे कि हाँ कोई तो देख रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। शांति पुराण का लेखक पौन्न संस्कृत और कन्नड़ दोनों भाषाओं का कवि था। इसी कारण इसे उभय कवि चक्रवर्तीन की उपाधि दी गई। आगे दोस्तों, राष्ट्रकूट नरेशों अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और इंद्र चतुर्थ ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। अमोघ वर्ष प्रथम का गुरु जिनसेन तथा कृष्ण द्वितीय का गुरु गुणभद्र था। एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि शिव मंदिर था तथा एलिफेंटा की त्रिमूर्ति शिव मूर्ति अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, आज भी प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे, सतलोगी का त्रयी पुरुष मंदिर उच्च शिक्षा का केंद्र था। इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। आगे, अरब लेखक अबू जैद के अनुसार राष्ट्रकूट राजवंश की महिलाएं चेहरे पर पर्दा नहीं करती थीं। आगे, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में अरब व्यापारियों को बसने, इस्लाम के प्रचार एवं मस्जिद बनवाने की स्वतंत्रता दी थी। दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति राष्ट्रकूट थी। कन्हेरी बौद्ध विहार को शिक्षा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति राष्ट्रकूटों के काल में मिली थी। कन्हेरी बौद्ध विहार को। ठीक है, आगे, राष्ट्रकूट शासन में ग्राम महाजन या ग्राम महत्तर गांव के बुजुर्ग गांव के मुखिया की सहायता करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों हमारा क्या है, चोल साम्राज्य। तो ठीक है दोस्तों, चोल साम्राज्य को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो की जो दोस्तों क्या बोलते हैं, जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो 1 घंटा से ऊपर है। ठीक है, आप लोग तो पता ही है कि आप लोग अगर फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं तो आधा घंटा का वीडियो जो होता है आप लोगों का एकदम आराम से देख लेते हैं, और जो लोग और आराम से सुनना चाहते हैं तो 1.5 करके लगभग 45 मिनट का वीडियो होता है। तो दोस्तों एक क्लास के लिए 45 मिनट इनफ होता है। ठीक है, और
और ये टाइम पीरियड ऐसा भी होता है कि अगर कोई बच्चा अगर पढ़ने बैठता भी है तो दोस्तों उसमें वो बोरिंग नहीं फील करता है। ठीक, तो वीडियो ज़्यादा लंबा होने पर क्या होता है कि लोग बोरिंग के कारण जो है दोस्तों वो देखते भी नहीं हैं, आधा देखने पर छोड़ देते हैं और उनसे क्या होता है कि उनकी पढ़ाई अधूरी हो जाती है। तो हम वीडियो को शॉर्ट इसीलिए बनाते हैं कि आप लोग 2.0x कर लें ताकि मेरा वॉइस भी आप लोगों के अनुसार हो जाए और जो है दोस्तों आप लोग वीडियो जल्द से जल्द देख भी लें और आपका पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाए। ओके, चलिए दोस्तों, कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका 0.5 चोल साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।